नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा हरियाणा के चुनाव का। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का ऐलान, सरकार बनी तो 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र जम्मू कश्मीर का, महबूबा मुफ्ती का बयान, बोली कश्मीर में केंद्र की नीति विफल, गुपकार गठबंधन से डरती है सरकार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सामना में शिवसेना का बीजेपी पर निशाना, कहा बेरोजगारी बढ़ी, कश्मीर भी अशांत, लेकिन विश्व का मार्गदर्शन करने वाले पीएम मोदी हैं मौन। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नोटबंदी की एकमात्र सफलता अर्थव्यवस्था को डुबाना है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चौतरफा घिरने के बाद बैकफुट पर आई सरकार, वापस ली आधार पर जारी नई एडवाइजरी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं और इन राज्यों के चुनाव में भाजपा का विरोध करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा का ऐलान, सरकार बनी तो 6,000 रुपए देंगे बुढ़ापा पेंशन। जी हां दोस्तों, हरियाणा के फतेहाबाद में रविवार को कांग्रेस की रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में सरकार बनने पर 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन देंगे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और जेजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि वर्तमान भाजपा जजपा सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। विकास, शिक्षा, रोजगार में जिले का साथ प्रदेश बुरी तरह से पिछड़ गया है और इसी के साथ स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है और ऑफिसों में कर्मचारी नहीं है। जिन्हें बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो नशा कर रहे हैं। सरकार की संरक्षण में ये सब हो रहा है। रोज हत्या, लूट और डकैती की वारदातें हो रही हैं। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोजाना नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं और प्रदेश कर्ज में डूब गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से जुड़ी आ रही है। महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कश्मीर में केंद्र की नीति विफल, गुपकार गठबंधन से डरती है सरकार। जी हां दोस्तों, पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने दावा किया कि कश्मीर में केंद्र सरकार की नीति विफल हो गई है और इसके मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार गुपकार गठबंधन से डरती है, क्योंकि अगर हम साथ आए तो घाटी में उनकी भयावह योजना विफल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कश्मीर में केंद्र की नीति विफल हो गई है और उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी और मुफ्ती मोहम्मद सईद की नीति पर वापस आना होगा। वहीं आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इन्होंने अपनी बात रखी है और जिस समय मुल्क में हालात बिगड़ रहे हैं, मस्जिदों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ऐसे में हमारे कौम के लोग इकट्ठा होकर बात करेंगे तो अच्छी बात है। गौरतलब है कि जमीयत उलेमाए हिंद ने संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने और एक नए समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयासों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सामना में शिवसेना का बीजेपी पर निशाना, कहा बेरोजगारी बढ़ी और कश्मीर भी अशांत, लेकिन विश्व का मार्गदर्शन करने वाले पीएम मोदी हैं मौन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में देश में बेरोजगारी, कश्मीर समस्या और ज्ञानव्यापी मस्जिद जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा है कि देश में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, पंजाब और कश्मीर अशांत हो गया है और राजनीति अलग ही दिशा में भटक रही है। देश की नई पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, ऐसे समय पर विश्व का मार्गदर्शन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन है, इसका आश्चर्य है। सामना में लिखा है कि हिंदू और मुसलमान की परवाह किए बिना कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का खूनी खेल जारी है। जो लोग देश की तरफ हैं उन्हें खत्म करना आतंकियों की नीति है। घाटी में पिछले 2 महीने में 12 मुस्लिम पुलिस अधिकारी मारे गए हैं और बीजेपी को केवल एक समुदाय, एक धर्म का ही बलिदान दिखाई देता है। ये राष्ट्रीय एकता का लक्षण नहीं है। देश के लिए बलिदान देने वाले हिंदू का जितना सम्मान होता है, उतना ही सम्मान इस देश के लिए कुर्बानी देने वाला मुसलमान का भी होना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नोटबंदी की एकमात्र सफलता अर्थव्यवस्था को डुबाना, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। यहाँ दोस्तों, नोटबंदी को लेकर विपक्षी दलों ने रविवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है और इसी क्रम में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि 2016 के इस कदम की एकमात्र दुर्भाग्यपूर्ण सफलता भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाना है। गांधी ने मीडिया की एक खबर के स्क्रीनशॉट को टैग किया जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि 500 रुपए के जाली नोट में 100% और 2000 रुपए के जाली नोट में 50% की वृद्धि हुई है। ये दोनों नोट 500 रुपए और 1000 रुपए के पुराने नोट पर प्रतिबंध लगाने के बाद जारी किए गए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चौतरफा घिरने के बाद बैकफुट पर आई सरकार, वापस ली आधार पर जारी की गई नई एडवाइजरी। जी हाँ दोस्तों, आपको
आपको बता दें कि आधार कार्ड से जुड़ी नई एडवाइजरी को लेकर चौतरफा विरोध के बाद सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है, साथ ही इसे एक सामान्य गतिविधि बताया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI की लेटेस्ट एडवाइजरी को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। इसके गलत अर्थों में समझे जाने की संभावना को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। UIDAI ने आधार संख्या को शेयर करने की सामान्य प्रक्रियाओं के बारे में परामर्श देने के लिए प्रेस रिलीज जारी की थी। आपको बता दें कि सरकार ने आम लोगों को फिर से भरोसा दिलाया कि आधार से पहचान का इकोसिस्टम सुरक्षित है और कार्ड धारक की पहचान और निजता की सुरक्षा के लिए इसमें पर्याप्त सुरक्षा फीचर दिए गए हैं। UIDAI के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने हाल में एक नई आधार एडवाइजरी जारी की थी और इसमें कहा गया था कि लोगों को किसी संस्थाओं को आधार कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देनी चाहिए क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसकी जगह आप मास्टर्ड आधार कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। मास्टर्ड आधार कार्ड में आपकी 12 डिजिट की पूरी आधार संख्या नहीं दिखाई देती है, बल्कि इसमें आधार संख्या के सिर्फ आखिरी 4 अंक ही दिखाई देते हैं। इसे आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मास्टर्ड आधार नंबर यूज़ करने की एडवाइजरी जारी की गई थी, जिसको अब वापस ले लिया गया है विरोध के बाद। इसी के साथ लोगों से ये भी कहा गया था कि गैर लाइसेंसी प्राइवेट इकाइयाँ उनका आधार कलेक्ट नहीं कर सकती हैं, ना ही उसे अपने पास रख सकती हैं। इसमें बिना लाइसेंस वाले होटल और सिनेमा हॉल शामिल हैं। ऐसे में कार्ड धारकों को इन्हीं इकाइयों के साथ आधार डिटेल शेयर करनी चाहिए जिनके पास UIDAI से लिया गया यूजर लाइसेंस हो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PM मन की बात में देश भर में बने तनाव के माहौल में शांति की अपील करें, इस पर बोले CM अशोक गहलोत। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सांप्रदायिक हिंसा पर एक बार फिर BJP RSS पर निशाना साधा है। CM गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देश के तमाम विपक्षी पार्टी के नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक एवं शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहने वाले आप सभी से अपील कर रहे हैं कि आज मन की बात कार्यक्रम में देश भर में बने तनाव के माहौल में शांति की अपील जारी करें। गहलोत ने कहा कि आज धर्म के नाम पर पूरे देश में तनाव का माहौल है और आए दिन दंगे हो रहे हैं। ऐसे में जनता में आपकी अपील का असर रहेगा। आप कहें कि सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है, पर सांप्रदायिकता और हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। इससे देश भर में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और माहौल सुधरेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंचायत चुनाव में हिंदुओं पर फोकस। कमलनाथ बोले, मुझे हिंदू होने पर गर्व, पर मैं बेवकूफ़ नहीं। जी हाँ दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि गर्व से कह रहा हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। हर जगह विवाद हो रहा है। अब भाषा विवाद तमिलनाडु में शुरू हो गया है। हमें राजनीतिक परिवर्तन को दूसरों को समझाना है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि ग्राम पंचायत चुनाव में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय किया है और अब तक जो स्थिति सामने आई है उसमें पिछड़ा वर्ग को मुश्किल से 9 से 10% आरक्षण मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 1993 के पंचायत चुनाव अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी जगह पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी 50% से कम होती है तो वहाँ भी OBC को 25% आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। गुजरात चुनाव में जिग्नेश मेवानी का बड़ा बयान। कहा, मैं CM फेस नहीं, संयुक्त नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने कहा कि गुजरात के अगले विधानसभा चुनावों में वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होंगे। उनका तो यहाँ तक कहना है कि कांग्रेस इन चुनाव में CM कैंडिडेट के तौर पर किसी चेहरे को पेश नहीं करेगी और एक संयुक्त नेतृत्व सत्तारूढ़ भाजपा को टक्कर देगा। असम में अपनी गिरफ्तारी को जिग्नेश ने बदले की कार्रवाई करार दिया। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन पार्टी के साथ निकटता से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है तो सरकार का नेतृत्व करने के लिए जन आंदोलन से उभरने वाले किसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सांसद वरुण गांधी के बाद अब मेनका गांधी ने BJP सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, BJP सांसद वरुण गांधी के बाद अब उनकी मां सांसद मेनका गांधी ने भी बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोगों की उम्मीदें घटी हैं और उनको नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी इसको लेकर वो चिंतित हैं। उम्मीदें कम होने से इंसान हिंसा की तरफ चला जाता है। मेनका गांधी शनिवार को बरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल के आवास पर पहुंची थी। BJP सांसद मेनका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड के बाद देश के बहुत ज़्यादा बेरोजगारी देश में बढ़ी है और बेरोजगारी खत्म
खत्म करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इतना ही नहीं, बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ अब लोगों को उम्मीद भी नहीं रही कि सरकारी नौकरी मिलेगी भी या नहीं। दोस्तों रुक करते हैं। देवबंद तक पहुंचा ज्ञानव्यापी का मुद्दा, अधिवेशन में एकत्र हुए देश भर के उलेमा। जी हाँ दोस्तों, देश विदेश की मीडिया की सुर्खियां बनी ज्ञानव्यापी को लेकर। मस्जिद की लड़ाई अब उत्तर प्रदेश के देवबंद तक पहुंच गई है। देश में विभिन्न धार्मिक स्थलों को लेकर बढ़ रहे विवाद, कॉमन सिविल कोड और मुल्क के वर्तमान हालात को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद का 2 दिवसीय इजलास ईदगाह के मैदान में शनिवार को शुरू हो गया। वहीं आपको बता दें कि देश के कोने कोने से करीब 4000 से ज़्यादा प्रमुख उलेमा शिरकत कर अहम मुद्दे पर यहां चर्चा करते हैं और इस अधिवेशन के दौरान कई प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। अधिवेशन में देश भर के दिग्गज उलेमा और गवर्निंग बॉडी के सदस्य देशव्यापी प्रमुख समस्याओं को लेकर मंथन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ईदगाह मैदान के बीचों बीच तकरीबन 5000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले पंडाल के नीचे यह अधिवेशन चल रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेता ने ईवीएम पर उठाए सवाल, बोले बटन दबाने पर वोट नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर में पंचायत और निकाय चुनाव के लिए ईवीएम का मॉक पोल किया गया और इस मॉक पोल में एक मशीन जिसे प्रशासनिक अफसर सही बता रहे थे वो गड़बड़ निकली है। मशीन में 3 नंबर के बटन को कांग्रेस नेता ने 3 बार दबाया लेकिन वोट नहीं हुआ। एक अन्य युवक ने भी प्रयास किया लेकिन वोट गिरने की आवाज नहीं आई, जबकि अन्य सभी बटन सही थे। इसके बाद जब तीसरे युवक ने जोर से बटन दबाया तो वोट गिर गया। इस पर वहां विभिन्न दलों के पदाधिकारियों ने ईवीएम की शुद्धता पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि ये तो गड़बड़ मशीन है जिसे यहाँ सही मशीनों में रखा गया है। इसके 3 नंबर बटन पर जिस भी पार्टी का चिन्ह होगा वहां तो वोट गिरेगा ही नहीं। विरोध को देखते हुए वहां मौजूद अफसरों ने उसे बदलने का आश्वासन दिया है। ग्वालियर में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, क्योंकि काफी समय से ये चुनाव नहीं हुआ है, इसीलिए प्रशासन हर स्तर पर सावधानी बरत रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ बोले बीजेपी ने ओबीसी को दिया धोखा, 12.5% ही आरक्षण मिला। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है और इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी ने ओबीसी को आरक्षण में धोखा दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने शनिवार को मीडिया से कहा कि बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर झूठा प्रचार किया। उन्होंने आंकड़े बताते हुए कहा कि प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य के 875 पद हैं और इसमें ओबीसी को 98 पद ही मिले हैं, जो कि 11.2% है और 19 जिलों में जिला पंचायत सदस्य का एक भी पद ओबीसी को नहीं मिला है। वहीं जनपद पंचायत अध्यक्ष के 313 पद हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूरे एमपी में होगा ओबीसी संवाद, बीजेपी के खिलाफ वोट देने की करेंगे अपील। जी हाँ दोस्तों, आगामी चुनाव के गणित को लेकर पार्टियां ओबीसी वर्ग को साधने में लगी हैं। ओबीसी को साधने के लिए इंदौर में भी कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है। कांग्रेस जल्द प्रदेश भर में ओबीसी संवाद कराएगी और ओबीसी को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि इस संवाद में ये विषय रखा जाएगा कि जिन ओबीसी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली है वो बीजेपी का बहिष्कार करें, चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट दें। भाजपा की शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए लगातार ओबीसी की सुविधाओं को समाप्त करके राजनीतिक साजिश की जा रही है। मध्य प्रदेश का ओबीसी वर्ग अब ओबीसी संवाद के द्वारा भाजपा एवं आरएसएस की ओबीसी विरोधी नीतियों के खिलाफ तथ्यात्मक बिंदुओं एवं वोट के आधार के माध्यम से कड़ा विरोध दर्ज कराएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। असदुद्दीन ओवैसी बोले भारत के मुसलमानों आप वोट से हुकूमत नहीं बदल सकते। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बड़ी बात कही है उन्होंने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के मुसलमानों से इस बात की अपील करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं कि वो आने वाले चुनाव में अपने नुमाइंदों को जरूर वोट करें। ओवैसी ने इस वीडियो में देश के मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि याद रखो गुजरात के मुसलमानों, याद रखो भारत के मुसलमानों, आप हुकूमत को तब्दील नहीं कर सकते हैं, आप अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि अगर कोई ये कहेगा कि गुजरात की विधानसभा में मुसलमान अगर 5-10 मजलिस से कामयाब हो गए तो क्या होगा, जब भारत की पार्लियामेंट में 540 के ऐलान में ये दीवाना अकेला आपकी दुआओं में खड़ा हो जाता है तो हमें पार्लियामेंट में सुनना पड़ता है। लोग बोलेंगे आपसे कि गुजरात में बीजेपी मजबूत है, बीजेपी की सरकार है, तो हाँ भारत की पार्लियामेंट में मोदी के 300 हैं, मगर अगर एक दीवाना खड़ा हो जाता है तो सबके सामने ये मिजाज गर्मी आपको पैदा करना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर अपील की है असदुद्दीन ओवैसी ने कि अपने नुमाइंदों को जरूर जिताएं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रोजगार देने की बजाय केंद्र छीन रही नौकरियां, राहुल गांधी बोले याद रखें यही युवा आपके सत्ता के घमंड को
तोड़ेगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व वाली सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उनकी नौकरियां छीन रही है और ये काम उसको महंगा पड़ेगा। गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी सरकार नई नौकरियां नहीं दे रही, लेकिन बची हुई नौकरियां छीनने में जरूर सक्षम है। याद रहे, यही युवा आपके सत्ता के घमंड को तोड़ देगा। इनके भविष्य को बर्बाद करना इस सरकार को महंगा पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर पोस्ट की जिसमें लिखा है कि रेलवे में 90,000 पदों पर नौकरियां मिलने की संभावना समाप्त हो गई है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी इसी मुद्दे पर सरकार पर हमला किया और कहा कि बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा और करोड़ों ने रोजगार की उम्मीद छोड़ दी। अब रेलवे में 50% नौकरियां हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। 91,629 पदों पर अब भर्ती कभी नहीं होगी। गांव के शहर तक युवा रेलवे और सेना की भर्ती के लिए दिन रात जुटे हैं, मगर मोदी सरकार में भर्ती की उम्मीदें खत्म हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वरुण गांधी फिर अपनी ही सरकार पर बरसे, पूछा 60 लाख पद खाली, कहां गया बजट। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी एक बार फिर से अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस बार वरुण गांधी ने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अपनी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। देश में महंगाई के बाद सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। इस पर वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष तो सरकार पर हमलावर है ही, अब बीजेपी सांसद ने भी अपनी ही सरकार से बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछा है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने केंद्र में विभिन्न विभागों समेत सेना, पुलिस, स्वास्थ्य आदि विभागों में खाली पड़े पदों की संख्याओं को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जब बेरोजगारी 3 दशकों के सर्वोच्च स्तर पर है, तब ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जहां भर्तियां न आने से करोड़ों युवा हताश व निराश हैं, वहीं सरकारी आंकड़ों की ही माने तो देश में 60 लाख स्वीकृत पद खाली हैं। कहा गया वो बजट जो इन पदों के लिए आवंटित था, ये जानना हर नौजवानों का हक है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी के सदन में किए दावों को अखिलेश यादव ने बताया झूठ, कहा जनता महंगाई व बेरोजगारी से है त्रस्त। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं नेता विरोधी दल अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सदन में किए गए दावों को झूठा करार देते हुए कहा कि भाजपा सरकार में अपराध बहुत बढ़ गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इसके गवाह हैं और प्रदेश की जनता महंगाई व बेरोजगारी से त्रस्त है। महिलाएं असुरक्षित हैं। भाजपा सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन सरकार से उन्हें धोखा ही मिला। चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपया बकाया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सपा सरकार में सभी भर्तियां पारदर्शी तरीके से हुई। भाजपा सरकार में भर्तियों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और दरोगा भर्ती में धांधली व घोटाला हुआ है। अब तक 100 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं और सरकार भर्ती क्यों नहीं रद्द कर रही है, ये बड़ा सवाल है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। दर्जन भर से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। सरकार ने नौजवानों को धोखा दिया है। प्राइमरी शिक्षा और मिड डे मील योजना को सरकार ने बर्बाद कर दिया। भाजपा सरकार पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं होने देना चाहती है और प्रदेश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। ज्ञानव्यापी में शिवलिंग है यह फव्वारा, 30 मई को देश के सामने आ जाएगा सच, जारी होगा वीडियो। जी हां दोस्तों, वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के वीडियो को जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। मस्जिद के अंदर फव्वारा है यह शिवलिंग, इसका सच 30 मई को देश के सामने आ जाएगा। कोर्ट इसी दिन सर्वे का वीडियो और फोटोग्राफ जारी करेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले ज्ञानव्यापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज की अदालत में एक और प्रार्थना पत्र दिया था और इस पत्र में मांग की गई कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में कमीशन ने जो सर्वे किया है उसे वीडियो और फोटो सार्वजनिक उसके ना किए जाएं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के समय बनाई संस्थाओं के नाम गिनाकर बीजेपी को घेरा और क्या कुछ कहा आपको बता दें। दोस्तों, यहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को कहा कि वो लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाले व्यक्ति थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गत 8 वर्षों में संस्थाओं को ध्वस्त करके लोकतंत्र को कमजोर किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि IIT, IIM, LIC, भेल, NID,
बार्क, एम्स, इसरो, सेल जैसी कई सारी संस्थाएं नेहरू जी की संस्था निर्माता थे इनके, और उन्होंने हमारे लोकतंत्र के जड़ों को मजबूत किया। राहुल गांधी ने इस दौरान दावा किया कि पिछले 8 वर्षों में भाजपा ने संस्थाओं को ध्वस्त करके लोकतंत्र को कमजोर कर दिया है। भारत को अब भारत जोड़ो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी आ रही है। कमलनाथ ने जताई पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त की आशंका, बीजेपी पर लगाया ये बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का ऐलान होते ही आरोप शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सारे हथकंडे अपना सकती है, चुनाव में जन धन बल दुरुपयोग हो सकता है, और मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत निकाय चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने इस चुनाव में भी खरीद फरोख्त की आशंका जाहिर की है। पूर्व सीएम कमलनाथ जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर भोपाल में उनकी मूर्ति पर नमन करने आए थे, और उनके साथ पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी थे। उस दौरान उन्होंने खास बातचीत में ये बात कही। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।